अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, फॉर्म आने से पहले हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर देंगे। इसीलिए ये मेरा सेकंड वीडियो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए उर्दू का। तो आप लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और डेली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग प्रति एक दिन वॉच करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज चलते हैं और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये 100% श्योर हूँ मैं, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में चंद क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको सुहेल अज़ीम आबादी का तारुफ करा दूंगा कि जो अफसाना निगार का तारुफ यानी सुहेल अज़ीम आबादी का तारुफ कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भाई सुहेल अज़ीम आबादी कौन है और इसके अखलाक के बारे में, इसके किरदार के बारे में और इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, उस पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद में फिर सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। तो ये जो सैयद मुजीबुर रहमान है ये सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम है। ठीक है, तो सुहेल अज़ीम आबादी जो है ये बाद में पड़ा, लेकिन उसका जो रियल नाम है वो है सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, वह इब्तिदा में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। ठीक है, जो शायरी करते हैं एक तरीके से हम लोग उसको तखल्लुस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसको जिसको मैं रेड किया हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब अफसाने की तरफ माइल हुए तो उसी के होकर रह गए और अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। यानी बाद में जो है उसको जो है सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुआ, फेमस हुआ। पहले उसका नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। ठीक है, उनका ताल्लुक एक जमींदार खानदान से था। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी सुहेल अज़ीम आबादी के जो वालिदा हैं उनका इंतकाल जो है 1 साल की उम्र में ही हो गया था और नौनिहाल में परवरिश हुई। ठीक है, चलिए एक उस्ताद की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल किया। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना ज़िला में वाक़ है। यानी उसका जो आबाई वतन जिसे समझा जाता है, जो उसका घर हुआ वो आपका शाहपुर भदौल है जो कि पटना ज़िला में वाक़ है। पटना ज़िला में जो है कि ये स्थित है। उसके बाद आगे देखिए कि आगे चलकर गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकज़ पर क़याम पज़ीर है, लेकिन इफ्ताद में तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। ठीक है, तो ये उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। ठीक है, सुहेल अज़ीम आबादी ने अफसाना निगार के साथ ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला कश्मीर हो गया। ठीक है, वहाँ से जो आगे चल करके उसको जो तबादला हुआ वो कश्मीर हो गया। फिर पटना वापस चले आए, उसके बाद पटना आ गया और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने सहानत भी किया और रिसाले जारी किए और साथी के नाम से रोज़ाना एक अखबार भी निकाला। गोया वह जिंदगी भर उर्दू की तुरूज व शाअत में मसरूफ़ रहे। उर्दू में उनका जो है बहुत बड़ा हाथ था। चुनांचे उन्होंने छोटा गचूर के इलाके में 5-7 सालों तक उर्दू की तरवीज इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनकी अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तिहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ से मुतालिक उनके मौज़ूआत हैं। यानी उन्होंने जो कहानी जो लिखी हैं, जो किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, ज़्यादातर जो है कि ज़मींदारों के इस्तिहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों के हक़ में, कमज़ोरों के हक़ में उन्होंने बहुत सारी किताबें, मौज़ूआत लिखी हैं। सुहेल अज़ीम आबादी के तख़लीक़ात में 3 अफ़साने मजमूए हैं, यानी उन्होंने जो 3 अफ़साने मजमूए लिखे हैं उनमें से एक है अलाव, 4 चेहरे और आदमी के रूप। ये किताब उसके इसमें शामिल हैं और एक नावल भी है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आप देख लेंगे। ठीक है, इन मजमूए के अलावा सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों की तादाद 100 कितना है 25 हैं।
ये तो लिखी हैं, इनके साथ साथ में 125 और अफसानों किताबें उन्होंने लिखी हैं। और 1980 ईस्वी में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। ये डेट ऑफ जो है उनका लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि उनका जो इंतकाल का डेट है वो है आपको 1980 ईस्वी, ठीक है, 1980 ईस्वी। तो ये मैंने आपको सुहेल अजीम आबादी के बारे में आपको बताया, विस्तार से बताया, अच्छी तरीके से आपको समझाया। अब आइए इसी से रिलेटेड जो कुछ मारूजी सवालात को मैं हल कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, सवाल है आपका कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान या फिर हबीबुर रहमान या फिर कलीमुद्दीन या फिर अजीमुर रहमान। तो भैया एक नंबर सही होगा ना, मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, तो मुजीबुर रहमान था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो उसकी पैदाइश कब हुई, तो उसकी जो पैदाइश है दोस्तों वो आपका 1911 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका सामने में कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूई का नाम क्या है, यानी जो उन्होंने जो पहला अफसाना की किताब लिखा है तो उनका नाम क्या है। तो तिनकों का सहारा, डायन या फिर दर्पण या फिर चार चेहरे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी चार चेहरे। मैं आपको बताया ना अभी आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो इंतकाल है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1980, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1980 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाभी जान, ठीक है। चलिए मुख्तसर तरीन सवालात हैं दोस्तों, मैं आपको करा देता हूँ। सवाल कर रहा अगला 6 में कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुई है। तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुई है ना। जिला का नाम नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कहाँ पैदा हुई, तो पटना में पैदा हुई है, आप बोल देंगे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, आपने अभी पढ़ा है। अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या था भैया, चार चेहरा। क्या था, चार चेहरा। और वो कब शाये हुआ था, तो 1934 ईस्वी में शाये हुआ था, ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई है। तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम जो हुई है भदोली गांव में हुई है। कहाँ, भदोली गांव के मदरसा में हुई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, यानी कहानी है आपका भाभी जान का जो चैप्टर है उन्होंने जो लिखा है सुहेल अजीम आबादी हैं, तो उस भाभी जान चैप्टर में जो रुकैया भाभी हैं, तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए उस विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको समझना चाहिए, समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या नाम था, अख्तर था, ठीक है। तो अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत बामाना किरदार है, यानी उन्होंने जो उस कहानी में जो अपना किरदार दिखाया है भाभी जान चैप्टर में वो बहुत ही बामाना है, बहुत ही अच्छा है। अख्तर के किरदार के जरिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमायाँ होता है और उसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलुओं को उजागर किया है उस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। अब अगला है आपके सामने में कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो बार बार मतलब वो जो भाभी जो चैप्टर मतलब कि भाभी जान जो चैप्टर है जो सुहेल अजीम आबादी ने जो लिखा है, तो उस कहानी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि रुकैया भाभी को जो है, रुकैया भाभी के जो शौहर हैं उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो किस वजह से जाना पड़ता था, आइए समझते हैं। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था ताकि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी, सियासत से उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी और सियासत क्या करते थे। तो इस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी जान के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, ठीक। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल जाना पड़ गया और उसमें जेल चले गए, और 2 सालों के बाद जब वो वहाँ से रिहाई मिली और वहाँ से वापस आए तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। बताइए, यानी एक जेल से छूट के आया, फिर पता चला कि फिर और किसी मुकदमे फिर उन्हें जो है कि 3 साल की सज़ा हो गई। तो यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। बात क्लियर है।
अब अगला सवाल आपके सामने में कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो रुकैया भाभी शिमी नाम की लड़की थी और उसी की जो है कि तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, ठीक है। इसलिए कि शम्मी बहुत गरीब लड़की थी और उसे जो है पढ़ने का शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत ही मतलब कि ज़हन भी था वो, है ना। लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन जो है उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, यानी गुर्बत का मतलब होता है गरीबी, है ना। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने शम्मी के तालीम का खर्च अपने ज़िम्मा ले लिया। इस तरह दूसरे हाजतमंदों की मदद भी क्या करती थी, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए जी, अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। तो रुकैया भाभी क्यों करवाना पड़ा था, तो रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की शम्मी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तर तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की, है ना, रुकैया भाभी के, सवाल समझिएगा, मैं पढ़ के समझा रहा हूँ आपको, पास आई और अश्क आलूद आंखों से सरापा जो है सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार इसरार पर बोली कि भाभी जान कि एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचे रुकैया भाभी ने शमी के भाई को तालीम करियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर शमी को दे दिया, इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा दयालु भी था वो। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी। यानी रुकैया भाभी को जब काम से फुर्सत मिलता तो फुर्सत के टाइम में, खाली टाइम में अपना शौक को पूरा करने के लिए वो कौन सा ऐसा काम करता था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आइए देखते हैं। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती। क्या करने बैठ जाती वो, खत लिखने बैठ जाती। और बहुत से लिखने वाले उनके खत को लिखते थे और खत में लिखने, पढ़ने और मजमून निगारी से मुतालिक मशवरे तलब करते थे। रुकैया भाभी तमाम खतूत के जवाब पाबंदी से दिया करती थी। इसके अलावा कॉलेज में तदरीस के अलावा तुलबा उनसे ज़ाती हालात भी मालूम करती थी और जहाँ तक हो सकता उनमें उनकी जो है कि मदद क्या करती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस था कुछ क्वेश्चन सुहेल अजीम आबादी से रिलेटेड, जो कि कराना बहुत ही मुनासिब समझा हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही आनंदित होकर के इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएंगे, डिस्कस करेंगे और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहेंगे और इस चैनल से जुड़ने के लिए कहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।